हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब, शानदार, बेमिसाल, अद्भुत, गजब, मस्त, स्वस्थ, तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग सर्कुलर मोशन फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। अलग अलग केस डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो कार वाला केस डिस्कस हो गया था कि मतलब कार को अगर हम लोग किसी लेवल रोड पे मोड़ते हैं, किसी टर्न पे अगर लेके जाते हैं तो वहाँ कैसा कैसा अपने को मैक्सिमम वेलोसिटी रखना चाहिए, या फिर अगर किसी कार को हम इंक्लाइंड प्लेन पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम कितना वेलोसिटी रखना चाहिए, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे केस ऑफ साइकिलिस्ट के बारे में। मतलब कोई साइकिल चलाता हुआ जाता है किसी रोड के टर्न पे, तो वो भी थोड़ा सा बेंड होता है, चाहे बाइक वाला हो चाहे साइकिल वाला। कार तो डिस्कस कर लिया, मतलब 4 व्हीलर डिस्कस कर लिया हम लोग। अब हम लोग को 2 व्हीलर डिस्कस करना है। केस साइकिल का हो चाहे बाइक का हो, दोनों सेम होता है। जब हम लोग कभी भी किसी भी टर्न पे जाते हैं, या फिर तुम लोग मोटर रेस देखा होगा, तो वो लोग टर्न पे एकदम बाइक को इतना बेंड कर देता है, लेकिन फिर भी गिरता नहीं है, वो लोग ज़मीन पे गिरता नहीं है, फिर भी मैनेज होकर सीधा खड़ा होकर फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तो वो सब जो केस है वही अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि उस समय कितना वेलोसिटी रखना चाहिए, क्या फ्रिक्शन होना चाहिए, कैसा सेंटर ऑफ मास, इसमें वो सब भी रोल आता है, सेंटर ऑफ मास वगैरह। क्योंकि देखना तुम लोग, जब वो मोटर बाइक जो चला रहा होता है, जो रेसिंग वाला बात हम कर रहे हैं, वो लोग अपने बॉडी को भी थोड़ा सा शिफ्ट करता है। केवल वो लोग बाइक नहीं बेंड करता, बॉडी को भी थोड़ा सा शिफ्ट करता है। वो खेल है सेंटर ऑफ मास का। तो वो आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम लोग वेलोसिटी के बारे में जान लिया जाए कि जब कभी भी केस ऑफ साइकिलिस्ट के बारे में बात करेंगे, या केस ऑफ 2 व्हीलर चलाने वाला कोई होगा, मतलब बाइक राइडर, तो उसके केस में भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। तो क्या कहानी है यहाँ पे? तो कहानी ये है कि एज वी हैव ऑब्जर्व विद when we take a turn along the curved path, we lean inward because the friction force between tire and road is too small to provide necessary centripetal force। तो कहने का मतलब कि जब कभी भी हम लोग साइकिल चलाते हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, तो हम लोग अंदर की तरफ लीन करते हैं, ऐसे थोड़ा हम झुकते हैं। वो झुकने का कारण क्या है? जैसे देखो, बाइक कार में हम लोग नहीं झुक रहे थे। कार में हम लोग क्या कर रहे थे? कार में अपने पास जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था वही सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दे रहा था लेवल रोड पे। लेकिन जब साइकिल के केस में हम लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन का फोर्स है वो बराबर, मतलब जितना सेंट्रिपिटल फोर्स है वो नहीं दे पाता है। केवल जो फ्रिक्शनल फोर्स है उतना सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं दे पाता है जितना रिक्वायर्ड है। तो हम लोग को अपने बॉडी को भी थोड़ा लीन करना पड़ता है सेंटर की तरफ। वही बात यहाँ पे कहा है कि टू प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, मतलब प्रॉपर सेंट्रिपिटल फोर्स पाने के लिए हम लोग को अपने बॉडी को भी क्या करना पड़ता है? लीन करना पड़ता है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है टायर और रोड के बीच में बहुत छोटा रहता है। ये बात हो गया। सो व्हेन वी लीन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। तो जब हम लोग लीन करते हैं तब क्या क्या खेला होता है, उसी खेला को जानना है। तो अब देखो यहाँ पे वही चीज़ समझो। अब पेन से बता देते हैं कि कोई एक साइकिलिस्ट है, वो बेंड किया है, वो बेंड कर दिया साइकिल। जैसे जाना उसको ऐसे था, मतलब सीधे जाना था, लेकिन वो बेंड कर दिया। तो बेंड कितने एंगल से बेंड किया? वो थीटा एंगल से अपने आप को बेंड किया है। ठीक है, यही बात हो गया। जैसे उसको सीधा जाना था लेकिन वो इस तरीके से झुक गया, तो इस तरीके से झुक गया, तो कितने एंगल से झुका? थीटा एंगल से झुका। अब जब हम उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, FBD बनाएंगे, तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो देखो, झुका है तो होता है क्या, जो एन लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। लेकिन जब हम लोग एन ऐसे लगे, जैसे मेरा वजन जाएगा वो एन तो वैसे ही लगना है ना। जैसे हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे बना रहे थे, जैसे मान लो ये है, हम यहाँ पे एन ऐसे थोड़ी बना रहे थे। एन तो भाई जो भी अपने पास ऑब्जेक्ट उसका परपेंडिकुलर होता है, तभी ना। फिर mg वर्टिकली डाउनवर्ड होता था, mg वर्टिकली डाउनवर्ड होता था। वही सेम कहानी यहाँ पे भी होगा। अगर हम लीन कर रहे हैं तो n भाई, जैसे n जहाँ मेरा कॉन्टैक्ट रहेगा n तो उसी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो बात यहाँ पे क्या हो गया कि जब हम लीन करेंगे तो जो हमारा n है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वो हम यहाँ पे हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये कुछ ऐसा लगेगा। n नहीं चल रहा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और नीचे क्या लग जाएगा? तो नीचे लग जाएगा बीच बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक, ये तो प्रथा है अपना। तो n हो गया, mg हो गया, ये दो फोर्स तो अपने को मालूम है, लगना ही लगना है। अब हम क्या करेंगे? अपने पास ना n के अपोजिट में कोई फोर्स है, ना mg के अपोजिट में फोर्स है। तो हम क्या करेंगे? n को रिजॉल्व करेंगे। जब n को रिजॉल्व करेंगे तो अपने को दो कंपोनेंट मिलेगा। एक मिलेगा सेंटर की तरफ, वो क्या हो गया? n साइन थीटा। और एक मिलेगा अपने को mg के अपोजिट, जो हो जाएगा m कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा।
तो इधर मिल गया अपने को n cos थीटा, ठीक है। तो दो फोर्स मिल गया, n को रिजॉल्व करके mg के अपोजिट मिल गया और n sin थीटा गया। तो जो n sin थीटा यहाँ पे है वही है अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये क्या हो गया सेंटर की तरफ। तो हम स्टार्टिंग में ही बात किए थे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का तो फॉर्मूला है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स कुछ भी हो सकता है, फ्रिक्शन को भी सेंट्रीपिटल फोर्स बोल सकते हैं। यहाँ पे n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। तो अब जो कहानी है वो क्या है, तो लेट साइक्लिस्ट बेंड इनवर्ट बाय मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल वी हैव। तो क्या क्या है अपने पास, तो इक्वेशन लिख लिया जाए। तो क्या मिलेगा, सबसे पहले मिल रहा है ये वाला, लिख देते हैं n cos थीटा इज इक्वल्स टू mg। एक इक्वेशन तो ये है अपने पास सीधा सीधा, ठीक है। ऑल्सो क्या मिल रहा है अपने को, तो ऑल्सो मिल रहा है अपने को ये n sin थीटा। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पे क्या है n sin थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, तो mv² अपॉन में r जानते हैं हम लोग, और ये अपने पास n sin थीटा। क्या ये दो इक्वेशन समझ आया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, डिवाइड करके हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे हम लोग निकालें कितने एंगल से झुकना है अपने को, ठीक है। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड, तो क्या मिलेगा, फिलहाल हम लोग पहले एंगल निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड मतलब इसको लिखने का तरीका थोड़ा, जैसे इसको एक और स्टेप लिख देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये अरेंज करके इसको लिख देते हैं n sin थीटा इज इक्वल्स टू mv² अपॉन में r। ये हो गया इक्वेशन 2। अब डिवाइड करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो जब फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड करेंगे तो n से n कैंसिल, cos अपॉन tan। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, sin अपॉन में cos, तो tan हो जाएगा। मतलब इस साइड अपने को tan थीटा मिला। सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट mv² अपॉन r और डिवाइडेड बाई mg, mv² अपॉन में r और डिवाइडेड बाई mg। तो m से m कैंसिल, तो कुल मिला के क्या बच गया अपने पास, थीटा अगर लिखना है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स v² अपॉन में आर जी। तो अगर हम लोग को ये निकालना कि भाई कितने एंगल से लीन करें, कितने एंगल से लीन करना, अगर वो निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया कि इतने एंगल से अगर हम लीन करेंगे, मतलब हम वर्टिकली जा रहे थे, इतने एंगल से अगर झुकेंगे तो हम लोग आसानी से निकल सकते। नहीं तो अगर इससे ज़्यादा झुकेंगे तो हो सकता है गिर भी जाए। ये भी होता है, तुम लोग बचपन में ट्राई करता होगा, बचपन मतलब अभी ही बाइक वाइक चला के अगर बाइक को सुलाने का कोशिश करता है तो हो सकता है कई बार खुद ही सो जाता होगा, ये भी हुआ होगा, ठीक है। खुद सबके साथ होता है भाई, सब ट्राई करता है ये सब। अब क्या है, देयरफॉर स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट इज लार्ज देन एंगल ऑफ बेंडिंग इज ऑल्सो लार्ज। तो क्या बात करते हैं, देखो यहाँ जो थीटा है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। तो कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ साइक्लिस्ट को लार्ज करेंगे तो यही बात होता है, यही जो भी हम स्टार्टिंग बता रहे हैं कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो हम लोग उतना नहीं बेंड करते हैं जितना जो रेसर वगैरह होता है बेंड करते हैं। तो बात यहाँ क्या क्या कह दिया कि जितना तेज़ हम गाड़ी का वेलोसिटी रखेंगे उतना ही ज़्यादा अपने को बेंड करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा एंगल ऑफ बेंडिंग होगा, ठीक है। सिमिलरली इफ़ रेडियस ऑफ कर्व इज लार्ज द एंगल ऑफ बेंडिंग इज स्मॉल। और देखो थीटा और आर इन्वर्सली डिपेंड है, मतलब यहाँ पे जो अपने पास चेंज हो रहा है जो अपने हाथ में है, जिसको हम अपने हाथ में कंट्रोल कर सकते हो, वी और आर है, वेलोसिटी और रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जो कर्व है उसका रेडियस। तो जो थीटा है वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना ज़्यादा हम वेलोसिटी रखेंगे उतना ज़्यादा बेंडिंग करना पड़ेगा। और रेडियस पे इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, मतलब जितना बड़ा रेडियस रहेगा उतना कम बेंड करना पड़ेगा। तो देखना जितना बड़ा कर्व रहता है, मतलब जितना बड़ा टर्न रहता है उतना कम बेंड करना, लेकिन जितना छोटा टर्न रहता है उतना ज़्यादा हम लोग को बेंड करना पड़ता है। तो ये तो बेसिक कॉमन सेंस से यहाँ से कंक्लूड करके बता सकते हैं। अब यहीं से अगर मान लो वेलोसिटी निकालना होता अपने को, तो वेलोसिटी कैसे निकलता, तो भाई वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वही डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब अगर यहाँ से इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दे, ये वाला इस चीज़ को रीअरेंज कर दें तो क्या मिलेगा अपने को, तो इसको साफ करके यहाँ पे लिख देते हैं पेन का कलर चेंज करके कि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर जी इधर आ जाएगा, आर जी टेन थीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी और ये अंडर रूट में। तो वेलोसिटी अगर निकालने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में टेन थीटा आर जी या फिर आर जी टेन थीटा, ठीक है। जिसमें थीटा क्या है, वही बेंड है, बेंडिंग है, आर क्या है, रेडियस है, जी क्या है, ग्रेविटी। तो ये हो गया अपने पास वेलोसिटी का भी और ये हो गया अपने पास एंगल ऑफ बेंडिंग का भी, मतलब इतने एंगल से बेंड कर सकते हैं, इतने वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं, और दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। देखो हॉरिजेंटल और वर्टिकल सर्कल समझो पहले। तो अब हम लोग को बात करना मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। एक मिनट थोड़ा सा। तो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल देखने में क्या कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी चीज़ को हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, समझ आया बात। ऐसे हम किसी मान लो धागे में किसी पत्थर को बांधे और ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये जो घुमा रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। मान लो उसी चीज़ को हम ऐसे भी तो घुमा सकते हैं, ये हो जाएगा हॉरिजेंटल सर्कल।
तो दोनों में फ़र्क है, ये है वर्टिकल सर्कल का मोशन, ये है हॉरिजॉन्टल सर्कल का मोशन, ठीक। दोनों में अलग अलग तरीके से फोर्स लगता है, इसलिए दोनों को अलग अलग पढ़ा जाता है। तो फिलहाल जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल है। तो क्या है इसमें, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज टाइड टू वन एंड ऑन ए स्ट्रिंग एंड रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r। तो कुल मिला के क्या हो गया कि अगर मान लो एक अपने पास, ये ले लेते हैं, एक अपने पास सर्कुलर शेप में एक रस्सी को बांधा गया है और मोशन करा रहे हैं हम लोग उसमें, ठीक है। तो मोशन कराने के लिए क्या ले लेते भाई, तो कोई एक ले लेते हैं धागे का लंबाई जिसका रेडियस क्या है अपने पास r है। तो मान लेते हैं वो सेंटर से मोशन करता हुआ किसी इस पॉइंट पे पहुंचा है, मोशन करता हुआ यहाँ पे पहुंचा है। स्टार्टिंग वो कहाँ पे था, तो स्टार्टिंग वो यहाँ पे था। मैं समान के चल रहे कि स्टार्टिंग इनिशियली वो कहाँ पे था, इनिशियली यहाँ पे था। तो ये हो गया भाई पेन का कलर चेंज, और ये हो गया इसका इनिशियल पॉइंट, ये हो गया उसका इनिशियल पॉइंट, इनिशियली वो यहाँ पे था। तो ये हो गया, अलग पेन से लिख देते भाई, नामकरण करते। अपने पास इसका सेंटर वो है, रेडियस इसका r है, मतलब इस पूरे का रेडियस r है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है अपने पास r है, अभी हम केवल बता रहे हैं। ये है अपने पास, इसको मान लो a पॉइंट है और ये अपने पास b पॉइंट है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस पर लगने वाला जो फोर्सेज है वो सब के बारे में बताना है। तो लगने वाले सारे फोर्सेस के बारे में अगर बताना है तो सबसे पहले जैसे मान लो यहाँ पे है वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे है और थोड़ा सा मोशन करके फिर यहाँ पे पहुँचा, तो उसके ऊपर लगने वाला जो फोर्सेस है उसके बारे में अगर बताना है तो सबसे पहले हम बी पॉइंट पे लगने वाला फोर्स के बारे में बता देते हैं। तो ये इसके इधर क्या लग रहा होगा, टेंशन। सिमिलरली यहाँ क्या लग रहा होगा, यहाँ भी टेंशन लग रहा होगा। नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, और यहाँ पे टेंशन लग रहा है। तो अब देखो हमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा, तो किसी एक को तो भाई रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको क्या दिखा कि यहाँ से वो कितना एंगल पे घुमा है, यहाँ से थीटा एंगल पे घूम गया, मतलब यहाँ पे था स्टार्टिंग, फिर वो आगे बढ़ गया, कहाँ पहुँचा, थीटा एंगल पे। तो जब ये थीटा है तो यहाँ भी थीटा होगा। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो रिजॉल्व करेंगे, तो पेन का कलर चेंज कर देते हैं। रिजॉल्व करने के बाद जो अपने पास फोर्स आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, इस एम जी को रिजॉल्व करने के बाद एक आ जाएगा इधर अपने पास एम जी कॉस थीटा, और इसके एक इस तरफ आ जाएगा, मतलब आपस में परपेंडिकुलर, तो टेंजेंशियली एक आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो एम जी को रिजॉल्व करने के बाद ये दो फोर्स मिल गया। और जब ये मोशन कर रहा है तो इसके पास आगे कुछ ना कुछ क्या है, वेलोसिटी है। तो इसके पास आगे टेंजेंशियली एक वेलोसिटी है। तो ये यहाँ पे सारा फोर्स समझ आया, इधर टेंशन हो गया, नीचे एम जी, तो एम जी को रिजॉल्व करके हम ये दो लिख लिया, और आगे की तरफ क्या है, वेलोसिटी, ये हो गया। अब हम जैसे देखो स्टार्टिंग में ये क्या था, कहीं था, यहाँ था, ये पूरा रेडियस r है। लेकिन जब हम इसको यहाँ से मेज़र करने जाएंगे तो ये यहाँ हमको दिखाई देगा, मतलब हमको मेज़र कहाँ से करना, अपने इनिशियल पॉइंट से। इनिशियल पॉइंट से हम क्या देखेंगे कि ये h हाइट पे राइज कर गया, दिखाई देगा क्या, ये h हाइट पे राइज कर गया। अगर हम लोग बात करने जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ था, हमको उस पूरे मोशन को हमको इस लाइन पे दिखाना है, मतलब एक लाइन पे पूरे मोशन को दिखाना है। तो पूरे मोशन को अगर एक लाइन पे दिखाना है तो हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ था, अभी वो यहाँ पहुँचा, मतलब उसका एग्जैक्ट अगर पोजीशन निकालने जाएंगे तो यहाँ पहुँचा, फिर थोड़े थोड़े करके यहाँ पहुँचेगा, फिर पूरा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब अगर एक लाइन पे अगर इस पूरे सर्कुलर मोशन को दिखाना है तो कहीं ना कहीं सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसा होगा। क्या हम बताना चाहते हो समझो, जैसे जैसे ये राइज करेगा यहाँ पे, ये ऐसे इस पाथ को फॉलो करेगा, तो वैसे वैसे अगर उसके मोशन को हम लाइन पे देखना चाहेंगे तो ये मोशन कुछ ऐसा होगा, ऐसे जाएगा फिर वापस ऐसा आएगा, लाइन पे ऐसी होना चाहिए। वही लाइन पे हम उसका मोशन निकालना चाह रहे हैं। तो मान लो अगर यहाँ पहुँचा है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट से वो रेडियस पे कितना हाइट राइज किया, तो h हाइट राइज किया मान लेते हैं। पूरा हम क्या माने, रेडियस r माने, तो जो बचा हुआ हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, वो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा r माइनस एच। क्या इतना बात समझ आया। और ये ए पोजीशन था, ये बी पोजीशन है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ इस थ्रेड में क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, और नीचे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे एम जी लग रहा होगा। तो यहाँ पे तो टी और एम जी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ये इस पोजीशन पे पहुँचेगा तो एम जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगना, तो उसको रिजॉल्व किया तो दो कंपोनेंट मिला, आगे की तरफ वेलोसिटी हो गया और अंदर की तरफ टेंशन हो गया। तो ये सारा फोर्सेस अपने को देखने को मिलता है कब, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल में। अब हमको क्या करना है, अब सॉल्व करना है, वेलोसिटी वगैरह निकालना। तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहने का मतलब क्या हो गया कि स्टार्टिंग में जो एनर्जी था वही एनर्जी फाइनल में रहेगा। कहने का मतलब ए पॉइंट पे जो एनर्जी है वही एनर्जी उसका बी पॉइंट पे रहेगा। एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है यहाँ पे।
तो ए पॉइंट पे क्या एनर्जी था, तो ए पॉइंट पे उसका पोजीशन कुछ नहीं था। तो पोजीशन कुछ नहीं था तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हम क्योंकि यहीं से लेना शुरू करें, भाई ये एच हाइट पे राइज करे तो उस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी उसका बढ़ेगा घटेगा। तो यहाँ पे उसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ से हम उसको वेलोसिटी देना शुरू कर रहे हैं। तो जब वेलोसिटी देना शुरू कर रहे हैं तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, तो उस समय उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना थी यू, तो उस समय जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये है। साथ में उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी वो कितना जीरो। लेकिन जैसे ये बी पॉइंट पे पहुंचेगा उसके पास पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों एनर्जी रहेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले तो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगा हाफ एम वी स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वी है। साथ में उसका पोटेंशियल एनर्जी एम जी रहेगा, और कितना हाइट राइज किया एच राइज किया, तो एम जी एच उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करके रीअरेंज कर ले तो क्या देखने को मिलेगा, तो यू स्क्वायर एम कॉमन लेके काट दिए, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर और प्लस 2gh ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ से हम v का वैल्यू अगर निकालना चाहें, वेलोसिटी का वैल्यू कि क्या वेलोसिटी होगा उस b पॉइंट पे, तो यू स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट में ये हो जाएगा अपने पास उस पार्टिकल का वेलोसिटी एट पॉइंट बी। मतलब एट पॉइंट बी आके किसी भी रैंडम पॉइंट पे अपने को वेलोसिटी निकालना, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया। उम्मीद करते हैं वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया होगा। अब इसमें हम लोग निकालेंगे टेंशन, मतलब थ्रेड में कितना टेंशन होगा। तो टेंशन के लिए अपने पास क्या इक्वेशन है, तो टेंशन के लिए हम लोग बात करेंगे। तो टेंशन अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे जो टेंशन है वो क्या है, मतलब यहाँ पे अपने को हम ऐसे बात करेंगे, यहाँ पे अपने सेंटर की तरफ फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और जैसे देखो अगर हम बात करने जाएंगे तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या है, टेंशन। तो अगर एफ नेट निकालने जाएंगे टुवर्ड्स सेंटर, एफ नेट टुवर्ड सेंटर, तो वैसे तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपन में आर। और अगर हम एफ नेट निकालने जा रहे हैं टुवर्ड सेंटर, तो टी अंदर एम जी कॉस थीटा बाहर। तो भाई नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा तो कहीं ना कहीं जीत कौन रहा होगा, तो टी जीत रहा होगा। तो अगर हमको नेट फोर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में आर। यहाँ से अगर टेंशन निकालने जाएंगे तो क्या निकल के आएगा, एम वी स्क्वायर में अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा, ये निकल के आया अपने पास टेंशन का एक इक्वेशन। अब हम लोग यहाँ से बात कर ले, ये जो ट्रायंगल है अपने पास, जैसे ये ओ बी और इसका नामकरण कर देते हैं सी, यहाँ पे इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं सी, ये वाला जो पॉइंट है ये, ठीक है, इस पॉइंट का नामकरण कर दिया सी। अगर हम लोग ट्रायंगल ओ बी सी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। तो अगर ट्रायंगल ओ बी सी से बात करके देखो थीटा क्या आ जाएगा अपने पास, आर माइनस एच अपन में आर, मतलब क्या हो गया, ये हो गया अपने पास ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल है। और ओ बी सी ट्रायंगल बात करें कॉस थीटा निकालेंगे तो उसका क्या होता है, कर्ली ब्राउन है, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस ये है, हाइपोटेनस ये है, तो हाइपोटेनस रेडियस है और बेस आर माइनस एच है। तो यहीं से हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी अपने को जो कॉस थीटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, आर माइनस एच अपॉन में आर, ये मिलेगा, ठीक है। और अपने पास ऑल्सो है, ऑलरेडी है अपने पास क्या, वी स्क्वायर वाला इक्वेशन। तो क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2h, ये वी है, ये इक्वेशन ए बोल दो, इसको इक्वेशन बी बोल दो। अब ये जो इक्वेशन ए बी है इसको हम इक्वेशन इसमें रखेंगे। ऊपर कुछ बना है क्या इक्वेशन, कोई इक्वेशन नहीं बना है, तो फिलहाल इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो यूजिंग ए बी इन इक्वेशन 1, पेन का कलर थोड़ा बदल ले, यूजिंग ए एंड बी इन इक्वेशन 1 क्या देखने को मिलेगा, तो टी है इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे, यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। और फिर क्या है, एम वी स्क्वायर अपॉन में आर था प्लस एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा की जगह पे आर माइनस एच अपॉन में आर, ये कुछ अपने को देखने को इक्वेशन मिलेगा। और जैसे ही फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कहने का मतलब इसको जब सिंपल किया जाएगा तब अपने पास क्या इक्वेशन मिलेगा, तो तब अपने पास इक्वेशन मिलेगा एम अपॉन में आर, मतलब एम अपॉन आर बाहर निकाल लिए, कॉमन निकाल लिए। और ये देखो ये है माइनस 2gh, यहाँ पे आएगा अपने पास gh, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। चलो सॉल्व ही कर देते हैं, यहाँ पे बवाल ख़त्म करते हैं। हाँ, एम आर कॉमन ले लें तो बचेगा क्या अपने पास, यू स्क्वायर माइनस 2gh प्लस आर चला गया बाहर, एम जी आर, एम भी चला गया बाहर, तो प्लस जी आर माइनस जी एच, ये बचा। फिर इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो एम अपन में आर यू स्क्वायर प्लस ऑफ जी आर माइनस माइनस तो माइनस ऑफ 3gh।
ये एक इक्वेशन निकल के आ गया किसका, टेंशन का। तो एक टेंशन का इक्वेशन निकल के आ गया, लेकिन इसको कंडीशन वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। कंडीशन वाइज अब क्या क्या कंडीशन लगाएंगे वो देखो। तो हम लोग वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लिया, टेंशन का इक्वेशन निकाल लिया। अब टेंशन में हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हाइट देखने को मिल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी देखने को मिल रहा है, रेडियस देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एक एक करके कंडीशन मेंशन करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, केसेस जिसको बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया, टेंशन एट बॉटम, मतलब जब ऐसे ही रखे हैं, उस धागे को ऐसे ही रखे हैं, तब क्या होगा टेंशन धागे में, मतलब हम अभी रोटेट नहीं करा रहे, अभी बस हम ऐसे रखे हुए इसको। बाद में ना हम ऐसे रोटेट कराएंगे, बाद में हम रोटेट करेंगे, अभी ऐसे है वो। तो ऐसे है, तो इस केस में टेंशन क्या है, तो पहला केस है अपना टेंशन एट बॉटम। तो फर्स्ट केस है टेंशन एट बॉटम, तो टी बी लिख दे रहे हैं, या टी एट ए पॉइंट हो जाएगा, तो टी एट ए पॉइंट। तो बॉटम जब जाएंगे तो एच का वैल्यू 0 हो जाएगा। एच का वैल्यू 0 मतलब ये पार्टी हट जाएगा। तो कुल मिला के जो अपने पास बचेगा m/r u स्क्वायर प्लस जी आर। ये इक्वेशन बना कहाँ पे, टेंशन एट बॉटम। अब टेंशन एट टॉप लेने जाएंगे। टॉप मतलब एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट। जैसे मान लो ये सर्कल है अपना पास, ये बॉटम था, अब यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे। यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा धागे में, तो टेंशन एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टेंशन एट टॉप क्या देखने को मिलेगा, तो h का वैल्यू 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हाइट यही था ना। यहाँ से हम लोग ऐसे अगर हाइट ले रहे थे तो h जो हो जाएगा 2r, पूरा डायमीटर ले लेंगे हम लोग। तो क्या देखने को मिलेगा, m/r u स्क्वायर प्लस जी आर, माइनस में 3g है और h की जगह पे 2r, तो 6r हो जाएगा ये, ठीक है, 6g। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, m/r u स्क्वायर माइनस ऑफ 5gr। ये अपने को मिल जाएगा टेंशन एट टॉप पॉइंट पे, ये टेंशन मिल जाएगा अपने को। दो केस हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन टेंशन एट टॉप एंड टेंशन एट बॉटम के बारे में क्या हो जाएगा, तो दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालने जाएंगे तो अपने को जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, टेंशन एट बॉटम माइनस टेंशन एट टॉप, वो देखने को मिलेगा 6 mg का। तो ये डिफरेंस याद रखना जरूरी है। इतना मेहनत हम लोग इसके लिए कर रहे थे कि बॉटम पॉइंट पे क्या टेंशन और टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या टेंशन है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 mg के बराबर आ जाएगा। मतलब जो mg है, mg क्या हो गया, वो एक तरह से उसका वेट है, तो लगभग 6 गुने का फर्क आ जाएगा दोनों जगह टेंशन में। क्योंकि अगर हम लोग बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बात करेंगे तो t कितना था, mg था, लेकिन जब हम लोग टॉप मोस्ट पॉइंट पे चले गए तो 7 mg आएगा। तभी तो डिफरेंस जो आ जाएगा, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे चले जाएंगे तो 7 mg आ जाएगा। तो इसलिए जो डिफरेंस आएगा दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 6 mg का। तो लगभग दोनों के बीच में कितने का अंतर आ जाएगा, 6 mg का। अब बात होगा ज़्यादा किधर है कम किधर है, तो भाई बॉटम पे ज़्यादा है टॉप पे कम है, ठीक है। तो बॉटम पे ज़्यादा है टॉप पे कम था, तो यही बात वहाँ पे हो रहा है। अब हम लोग आगे चले, मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब किस वेलोसिटी से उसको घुमाया जाए ताकि वो घूमने लगे, ताकि धागे में टेंशन रहे। हम लोग को घुमाना है उसको। इन ऑर्डर टू क्रॉस एच टेंशन शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब जो हाइट है, जिस हाइट पे हम लोग लेके गए थे वहाँ उसको पार कराना है, तो कुछ ना कुछ अपने को वेलोसिटी देना पड़ेगा। तो वेलोसिटी देने के लिए टेंशन, धागे में कुछ ना कुछ टेंशन होना चाहिए, क्योंकि अगर टेंशन नहीं होगा तो रोटेट ही नहीं करेगा, क्योंकि अंदर की तरफ कोई फोर्स ही नहीं है, सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं, मतलब सर्कुलर मोशन नहीं हो रहा। तो हमको कुछ ना कुछ टेंशन देना पड़ेगा, और टेंशन का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अभी टेंशन का फॉर्मूला क्या आया था, तो आया था m/r u स्क्वायर माइनस 5gr। ये कहाँ का था, ये था शायद बॉटम का, और ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। देख लिया जाए 5gr कहाँ था, टेंशन एट टॉप था। तो मतलब ये टेंशन एट टॉप जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 मतलब इसको इक्वेट कर दिया 0 से, तो कुल मिला के जो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा कितना जाएगा, रूट में 5gr। तो मतलब इतना मिनिमम वेलोसिटी है उसको रोटेट कराने के लिए। तो इतना मिनिमम वेलोसिटी हम देंगे तब वो रोटेट करेगा, और जब रोटेट करने लगेगा तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो जाएगा उसका टॉप पे भी। तो जब टॉप पे वेलोसिटी हो जाएगा तो वेलोसिटी है टॉप निकालना पड़ेगा अपने को। इतना मिनिमम वेलोसिटी से तो स्टार्ट किया मोशन, स्टार्ट करने के लिए हमको इससे ज़्यादा या इतने के बराबर वेलोसिटी चाहिए, लेकिन जैसे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो कुछ ना कुछ उसका वेलोसिटी होगा, तो वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट निकाल लिया जाए। तो v स्क्वायर जो होगा ग्रेटर देन होना चाहिए किसके, 2gh के। वहाँ तक अगर पहुँचना है तो ये कहाँ से आया, तो u स्क्वायर माइनस 2gh ऊपर से आया। देख लो ये जो अपने पास इक्वेशन है u स्क्वायर माइनस 2gh, ये वाला जो हम लोग लिखे थे, ये इक्वेशन भी वहीं से आया कि वेलोसिटी उससे ज़्यादा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए। तो उससे ज़्यादा या उससे बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, तो u स्क्वायर का वेलोसिटी रखेंगे 5gr। मतलब कुल मिला के जब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो u स्क्वायर का वैल्यू है अपने पास 5gr माइनस 2gh, और h की जगह पे भी क्या लिख देंगे, 2r। h की जगह पे भी क्या हो जाएगा, 2r। और जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर ग्रेटर देन आ जाएगा रूट gr,
तो v ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाएगा रूट में जी आर। तो ये एक क्वेश्चन आ गया किसके लिए, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट। तो जब वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट पूछेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं जी आर, और इसी वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में कभी आ जाए कि फाइंड क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ वर्टिकल सर्कल, तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट में जी आर। अब इसको क्रिटिकल वेलोसिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इतना वेलोसिटी रहेगा तब वो टॉप मोस्ट, क्योंकि देखो उसको हमको मोशन स्टार्ट कराना है तो इनिशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, और ये वाला पार्ट अगर पार कराना है, जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको अगर पार कराना है तो इतना वेलोसिटी होना ही चाहिए। इतना वेलोसिटी नहीं होगा तो हो सकता है कि यहाँ जाते जाते वो गिर जाए, यहाँ जाते जाते वो गिर जाए। होता है ना कई बार हम ऐसे घुमाने की कोशिश कर लेकिन घूम नहीं रहा, यहाँ जाते जाते वो गिर जा रहा है, यहाँ जाते जाते गिर जा रहा है। तो अगर हमको उसको ये पॉइंट पार कराना है तो इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी से अगर जाते रहेगा या इतना वेलोसिटी के बराबर रहेगा तो ये इस टॉप मोस्ट पॉइंट को पार करेगा, नहीं तो तब तक क्या होगा, तब तक वो स्टार्ट तो करेगा मोशन, लेकिन यहाँ पहुँच के गिर जाएगा, यहाँ पहुँच के गिर जाएगा, यहाँ पहुँच के गिर जाएगा, वो सीधा गिर जाएगा, मोशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तुम लोग ट्राई करना घर पे ऐसे किसी चीज़ को धागे में बांधना और घुमाने की कोशिश करना। कई बार ऐसा होगा कि हम लोग धीरे धीरे कोशिश करना, एक ही बार नहीं कि एक घुमा दिए, धीरे धीरे कोशिश करना। कई बार यहाँ पॉइंट पहुँच के गिर जाएगा, यहाँ पहुँच के गिर जाएगा। तो जब हमको टॉप मोस्ट पॉइंट उसको पार कराना है तो मिनिमम इतना वेलोसिटी देना पड़ेगा, इसी वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। थोड़ा सा आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट में है उसको डिस्कस कर ले। कह रहा है कि एट पॉइंट सी इवन इफ टी इज इक्वल्स टू 0 बॉब विल कंप्लीट और क्रॉस सी ड्यू टू इनर्शिया। अब पॉइंट सी क्या है, फिगर में देख ले हम लोग पॉइंट सी कहाँ है अपना, तो ये है अपने पास, ये है पॉइंट सी। तो पॉइंट सी नहीं पॉइंट एच बोलना चाहिए उसको। एट पॉइंट सी इवन इफ टी इज इक्वल्स टू 0 मतलब वेलोसिटी बॉब विल कंप्लीट और क्रॉस सी ड्यू टू इनर्शिया। तो अगर मान लो जैसे होता क्या है कि अगर हम ये पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, मतलब ये टॉप मोस्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहा हम तुम लोग बता दें। एट टॉप मोस्ट पॉइंट इवन इफ टी इज इक्वल्स टू 0 मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंच गया, उसके बाद अगर उसमें टेंशन 0 भी हो जाएगा ना तो भी क्या होगा, जैसे मान लो हम यहाँ से घुमाना शुरू किया और हम उसको कैसे भी यहाँ तक पहुँचा दिए, किसी भी तरीके से यहाँ तक हम मोशन करा के पहुँचा दिए, तो यहाँ के बाद धागे में टेंशन 0 भी हो जाएगा ना, मतलब वो सेंट्रीपिटल फोर्स लगना बंद भी हो जाएगा। ये कहने का मतलब है सेंटर की तरफ, तो भी वो अपना मोशन कंप्लीट करेगा। मोशन क्यों कंप्लीट करेगा, जैसे देखो ये वाला पॉइंट अपने को पार कराना है, ये वाला पॉइंट अगर यहाँ तक भी पहुँच गया कई बार होगा ना वर्टिकली गिर जाएगा, लेकिन अगर हम ये पॉइंट उसको पार करा देंगे ना तो इसके बाद वो जो मोशन होगा उसका इनर्शिया की वजह से हो जाएगा। ठीक है, यही वो कहना चाह रहा है कि बस एक क्रिटिकल वेलोसिटी वाला दे दो वैल्यू, जिससे वो टॉप मोस्ट पॉइंट को पार कर जाए, उसके बाद उसका टेंशन है मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स नहीं भी होगा तो भी इनर्शिया की वजह से सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर देगा। अब केस क्या है कि अगर हम वेलोसिटी को लेस देन इससे करें, मतलब मिनिमम वेलोसिटी क्या था उसका मोशन स्टार्ट कराने के लिए, सर्कुलर मोशन कराने के लिए रूट में 5 GR मतलब लेस देन इक्वल्स टू। तो अब कंडीशन ये होगा कि अगर इससे हम कम वेलोसिटी देंगे तब क्या होगा, तो पार्टिकल विल लीव द सर्कुलर पाथ और ऑसिलेट एट बॉटम। तो मतलब क्या होगा, अगर हम मिनिमम वेलोसिटी से कम दें, जैसे देखो ये वेलोसिटी हम देंगे तो सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेगा, ये वेलोसिटी हम देंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट को पार करेगा। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जो मिनिमम वेलोसिटी जो हम नीचे दे रहे हैं उसी को हम कम रखेंगे, तो कम रखेंगे तो पार्टिकल यहीं पे ऐसे ऐसे मोशन करेगा, क्योंकि भाई वो सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाएगा, तो ऐसे ऐसे मोशन करेगा। इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं इस चीज़ को। ठीक, अब दूसरा कंडीशन इसमें क्या है, ए बॉडी कम्स टू रेस्ट एट एच मतलब बॉडी जाके किसी हाइट पे रुक जा रहा है, तब क्या हो जाएगा, तो v², उस समय उसके पास कुछ वेलोसिटी था, इनिशियल वेलोसिटी था, किस हाइट पे जाके रुक जा रहा है, h1 हाइट पे जाके रुक जा रहा है, तो h1 क्या हो जाएगा u² में अपॉन 2g। बस हम लोग को जो इक्वेशन मिला उसी इक्वेशन को बस रीअरेंज करके हम लोग वैल्यू निकाल दे रहे हैं कि कहीं पे जाके अगर रुक जा रहा है तो उस पॉइंट को हमको फाइंड करना, मतलब रेडियस के अलॉन्ग उसको फाइंड करना, कितना हाइट पे जाके रुका है वो। तो उसके लिए फार्मूला क्या है, u² में अपॉन 2g। तो देखो सारा फार्मूला याद नहीं करना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला याद करना है, बाकी सब हम लोग कंडीशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। आगे कह रहा है ये बॉडी इज़ मूविंग एट h2 लेकिन टेंशन क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो टेंशन का फार्मूला हम लोग अप्लाई किए और h2 यहाँ पे लिख दिए, जो h था h2 लिख दिए, तो जो h2 आ जाएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, ये निकल के आ जाएगा कि बॉडी मूव कर रहा है h2 तक पहुँचा, लेकिन उस केस में टेंशन अगर 0 हो जाए तब क्या होगा, तो टेंशन अगर 0 हो जाएगा तो वो जो हाइट निकलेगा, मतलब धागे को हम घुमा रहे हैं लेकिन धागे में अचानक टेंशन 0 हो जाए तो किस हाइट तक पहुंच सकता है ऑब्जेक्ट, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, सबसे पहले क्या हो, क्या मोशन स्टार्ट कराएं,
मिनिमम वेलोसिटी इतना देंगे तो सर्कुलर मोशन करेगा, उससे कम रखेंगे तो ऑसिलेशन करेगा। मिनिमम क्रिटिकल वेलोसिटी देंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट को पार करेगा, तो टॉप मोस्ट पॉइंट को पार करके सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। अगर हम घुमा रहे उसको, घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको कुछ वेलोसिटी दिए, हम कोशिश किए घुमाने का, लेकिन वो हो सकता है कि वो क्रिटिकल वेलोसिटी ना मिला हो, वो टॉप मोस्ट पॉइंट को पार ना किया हो सकता है यहाँ पहुँच के रुक गया हो, मतलब यहाँ पहुँच के नीचे गिर गया हो। हम यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पहुँच के नीचे गिर गया हो, तो जब यहाँ पहुँच के नीचे गिर गया तो क्या हाइट है, तो वो हाइट ही है। अब हम मोशन स्टार्ट कराएं, लेकिन कहीं पे पहुँच के उसके धागे का टेंशन जीरो हो जाए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर जीरो हो जाए, तब कौन से हाइट पे पहुँचेगा वो, तब इस हाइट तक पहुँचेगा वो। ठीक है, ये कंडीशन हो गया। अब कह रहा है कि इफ़ h1 लेस देन h2, मतलब जो हाइट 1 है, ठीक है, हाइट 1 कहने का मतलब जो इनिशियल वेलोसिटी अगर हम कम दिए हैं तो उस समय जो हाइट है, और जो टेंशन जीरो हो रहा है उस समय हाइट है, तो इनिशियल वेलोसिटी वाला हाइट अगर टेंशन जीरो वाले हाइट से कम है तो उस केस में जो अपने को वेलोसिटी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रूट में 2gr। तो उस केस का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मतलब अपने को हम जब स्टार्ट कर रहे हैं मोशन, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी से अगर हम जो हाइट जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी जो हम दे रहे जिस हाइट तक को राइज करा एज कम्पेयर टू, तो उस हाइट जहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा, इन दोनों का अगर एक इक्वेशन बना रहे तो उस केस में अपने को जो वेलोसिटी मिलेगा वो क्या मिलेगा, अंडर रूट में 2gr के बराबर। अब कह रहा है कि अगर u को हम लोग किसके बराबर कर दें, रूट 2gr, ये लेस देन इक्वल्स टू है, अगर हम रूट 2gr के बराबर कर दें तो पाथ विल और सेमी सर्कल हो जाएगा, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो किस पाथ में ऑसिलेट करेगा, ऐसे करके सेमी सर्कल में। तो ये कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ऑब्जेक्ट सेमी सर्कुलर में कब ऑसिलेशन करता है, तो जब उसका वेलोसिटी अंडर रूट में 2gr होता है, तब वो सेमी सर्कुलर में ऑसिलेशन शुरू कर देता है। तो उम्मीद करते हैं जितना भी हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं यार, अभी और है क्या, हाँ, तो अभी तो हम लोग देखे थे h1 लेस देन h2 ना, h1 लेस देन h2 देखे थे। अब क्या करना है, h2 लेस देन h1 देखना है। अगर h2 लेस देन h1 हो जाए तब क्या देखने को मिलेगा, तो u ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, रूट में 2gr, द बॉडी विल लीव द सर्कल। मतलब अगर ये कंडीशन हो जाएगा तो बॉडी, अगर हम सर्कुलर पाथ में मोशन करा भी रहे हैं लेकिन वो सर्कुलर पाथ में मोशन ना करके सर्कुलर पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। तो सर्कुलर पाथ को छोड़ के बाहर निकल जाएगा कब, जब h2 ग्रेटर देन h1 हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी ग्रेटर देन रूट 2gr हो जाएगा। लेकिन अगर वेलोसिटी लेस देन रूट 2gr है तो उस केस में वो सेमी सर्कुलर में ऑसिलेशन करेगा। अब कंडीशन क्या है कि वेलोसिटी ऑफ a लेस देन हो जाएगा किससे, रूट 5gr, लेकिन ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, रूट 2gr से। मतलब इससे ज़्यादा रख रहे हैं और जो मिनिमम वेलोसिटी है उससे कम रख रहे हैं, तब क्या होगा, देन द बॉडी विल लीव द सर्कल एंड बिटवीन I एंड H, तो पोजीशन बना होगा I और H, उस पोजीशन में जो जैसे होगा क्या, हम इनिशियल वेलोसिटी तो दिए लेकिन सेमी सर्कल पार नहीं कर पाएगा। हमको क्या करना है, देखो थोड़ा सा बैकग्राउंड भेजिए। कह रहा है कि हम वेलोसिटी दे रहे हैं लेकिन मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा दे रहे हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा दे रहे हैं तो सर्कुलर मोशन का ट्राई करेगा जो भी ऑब्जेक्ट अपना, जैसे मान लो अगर हम मिनिमम वेलोसिटी से ज़्यादा दी तो सर्कुलर मोशन का ट्राई करेगा, लेकिन हम उसको उतना वेलोसिटी नहीं दिए कि वो सेमी सर्कल भी कर पाए, क्योंकि हमको सेमी सर्कल में मूव कराना है तो रूट 2gr से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेमी सर्कल तक वो नहीं पहुँच पाएगा। मतलब ये उसका सेमी सर्कल है तो यहाँ तक वो नहीं पहुँच पाएगा, उससे पहले ही वो वापस आके फिर से यहाँ ऐसे करके ऑसिलेशन करेगा। तो होगा क्या कि जब हम उसको वेलोसिटी देंगे तो आगे तक तो जाएगा लेकिन वो सेमी सर्कल तक नहीं पहुंच पाएगा, जो उसका डायमीटर वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, तो वो जो सर्कुलर पॉइंट है उसको लीव कर देगा, जो भी ऑब्जेक्ट है सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करेगा। तो ये सारा कंडीशन बेस्ड हम लोग इक्वेशन निकाले, उसके बाद कंडीशन डिस्कस किए। अब इसके बेस पे कौन कौन सा क्वेश्चन तुम लोग एनसीईआरटी का कर सकता है, तो एनसीईआरटी का 4.3, 4.4, 4.15, 16, 20, 21 ये सब क्वेश्चन तुम लोग एनसीईआरटी का कर सकता है। बाकी एक दो क्वेश्चन हम अपने साइड से डिस्कस कर ले, क्या नहीं करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो बन गया। अब अगले क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे सर्कुलर मोशन का सारा कंडीशन, हम लोग साइक्लिस्ट वाला केस देख लिया, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल देख लिया, उसमें हर एक कंडीशन को डिस्कस कर लिए। और हम यही कहेंगे कंडीशंस को याद नहीं रखना है, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस को याद रखना है, एक सेमी सर्कल वाला कंडीशन, मिनिमम वेलोसिटी वाला कंडीशन, क्रिटिकल वेलोसिटी वाला कंडीशन, इन कंडीशंस को याद रखना है। फिर जो जनरल फार्मूला आया था वेलोसिटी और टेंशन का, उसको याद रखना है। अगर ये 3-4 फार्मूला याद रख ले रहे हैं तो हम कंडीशन खुद लगा के सॉल्व करके इक्वेशन बना के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी था आज का वीडियो सब समझ आया होगा। और यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, अब केवल बचा है सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल्स, जिसको अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये पूरा चैप्टर ओवरऑल कंप्लीट हो जाएगा। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी तुम लोग देख रहा है, कोई भी समझ आ रहा होगा और सीरियसली देख रहा होगा। टाइम पास हम भी नहीं कर रहे हैं, हंसी मजाक वाला टाइम पास तुम लोग भी मत करो। हम चाह रहे छोटा छोटा वीडियो बना के तुम लोग का थोड़े से टाइम में जितना ज़्यादा हेल्प हो सके
तो ठीक है, जो भी है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखो, तब तक के लिए फिर अपना राम राम।